नमस्कार दोस्तों, डिस्कस करेंगे कॉमर्स के एमसीक्यूज। आज के क्वेश्चंस रिलेटेड है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम से। अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इसलिए इस सिस्टम को बोलते हैं क्योंकि जब कोई बिजनेसमैन कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं रखता है, अपनी सुविधा के अनुसार कुछ चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है और बाकियों को छोड़ देता है। आमतौर पे जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ये सब इसको अपनाते हैं। तो ऐसे केस में हमें प्रॉफिट या लॉस अगर जानना हो या फाइनेंशियल पोजीशन पता करना हो तो किस तरीके से किया जाएगा, और जो तरीके यूज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं कि ये अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम है या ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। वास्तव में ये जो सिस्टम होता है इसमें डबल एंट्री के जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं हो पाते हैं, और कुछ खास तरीके होते हैं जिनको हम इन क्वेश्चंस के थ्रू, जो क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं इनके थ्रू हम जान जाएंगे कि वो कौन से तरीके होते हैं और क्या सिस्टम होते हैं। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम इसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ही आप पढ़ सकते हैं। आपको देखना है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब ये जो ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, इनमें से आपको देखना है कौन सा सटीक कोड बैठता है इनमें से। तो आप पॉज करके चेक करें कि आपका आंसर क्या है और फिर हमारे बताए आंसर से उसको मैच कर लें। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा और उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओनली वन इज करेक्ट। जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है केवल, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो एक दफा इनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विच आर नॉट स्ट्रिक्टली केप्ट अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। ऐसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड जिनको डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं रखा जाता है, इसके रूल के या इसके तरीकों के अकॉर्डिंग नहीं रखा जाता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग जो दोहरा लेखा प्रणाली है इसके अनुसार जब नहीं रखते हैं हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, तो इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इनको बोलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही बात है, इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलेंगे। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम इज ऑल्सो ए साइंटिफिक सिस्टम। तो यहीं से गलत हो गया कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये साइंटिफिक सिस्टम नहीं होता है, इसको अनसाइंटिफिक सिस्टम कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर सिस्टम होता ही नहीं है। एक और खास बात, इसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोल देते हैं लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें सिंगल एंट्री मतलब कोई एक बार एंट्री होती है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। दरअसल ये वो सिस्टम होता है जिसमें कुछ ट्रांजैक्शंस को हम एक बार रिकॉर्ड कर देते हैं, कुछ को हम दो जगह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और कुछ को हम एक जगह भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। वास्तव में सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट ए सिस्टम, ये सिस्टम ही नहीं होता है, ये केवल सुविधाजनक तरीके से बस रिकॉर्डिंग का एक तरीका है जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो यूज करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सिंगल एंट्री सिस्टम। अगेन दो स्टेटमेंट दिए हैं और सिंगल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड हैं, इनको आपको पढ़ना है, इसके बाद सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर इन कोर्स में से। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है सेकंड क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी, ओनली टू इज करेक्ट। इसमें केवल जो टू है सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। एक दफा पढ़ लेते हैं ऐसा क्यों है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज ए शॉर्टकट मेथड एज एन अल्टरनेटिव टू डबल एंट्री सिस्टम। जी नहीं, तो ये कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है डबल एंट्री सिस्टम का। वास्तव में डबल एंट्री सिस्टम एक सिस्टम है और सिंगल एंट्री सिस्टम कोई सिस्टम ही नहीं है, ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये तो रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट जो है ये सही है। अब क्यों सही है इसको भी पढ़ लेते हैं। नॉर्मली अंडर दिस सिस्टम records of cash in personal accounts of debtors and creditors are properly maintained। ये कह रहे हैं सामान्यतया इस सिस्टम में कैश और पर्सनल अकाउंट जैसे डेटर क्रेडिटर इनको मेंटेन कर लिया जाता है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे भी ये ध्यान रखें कि इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं कहा गया है कि कंपल्सरीली ऐसा करते हैं, क्योंकि कंपल्सन इस सिस्टम में कुछ होता ही नहीं है। तो नॉर्मली वर्ड यहाँ पे यूज किया है इन्होंने कि आमतौर पे ऐसा करते हैं।
while the information relating to assets, liabilities, expenses and revenues are partially recorded. जबकि एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू इनको पार्शियली रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो चूंकि यहाँ पे जो वर्ड है ये नॉर्मली है, मतलब आमतौर पे ऐसा करते हैं, और ये स्टेटमेंट सही है, आमतौर पे ऐसा इसमें किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम में कि पार्शियली रिकॉर्ड कर लेते हैं चीजों को, कुछ को छोड़ देते हैं। आमतौर पे जो डेटर क्रेडिटर है उनका रिकॉर्ड रखते हैं, कैश का रिकॉर्ड रखते हैं, कैश हमारे पास कितना है, तो ऐसा इसमें किया जाता है। तो इसलिए बी स्टेटमेंट, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट इसका केवल सही है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम का हो या सिंगल एंट्री सिस्टम का हो, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इसका फीचर नहीं है। तो चार इसके ऑप्शंस दिए हैं, चारों को पढ़ना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप पढ़ सकते हैं, देखें, चेक कर लें कौन सा सही है। तो अब इसका जो सही जवाब है हम उस पर डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो डी है ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी तीनों विशेषता है। तो जो नहीं है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ए बी सी ये तीनों विशेषताएं, इन पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम एक अनसिस्टमैटिक मेथड है ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने का, सही बात है, इसमें कोई सिस्टम होता ही नहीं है तो अनसिस्टमैटिक है। सेकंड है, इट जनरली रिकॉर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शंस एंड पर्सनल अकाउंट्स आर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड एंड देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेवेन्यू और गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये भी इसकी फीचर है कि इसमें जनरली कैश ट्रांजेक्शन, पर्सनल अकाउंट ये तो प्रॉपर्ली मेंटेन हो जाते हैं, लेकिन रेवेन्यू, गेन, एक्सपेंस, लॉस, एसेट, लायबिलिटी इनकी कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, ये भी फीचर है। नेक्स्ट है, पर्सनल ट्रांजेक्शंस ऑफ ओनर्स में ऑल्सो भी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब चूंकि ये सिस्टम जो है ये सिस्टम है ही नहीं, तो ऐसा भी इसमें हो सकता है कि पर्सनल ट्रांजेक्शन ओनर की वो भी रिकॉर्ड हो सकती है। अनसिस्टमेटिक तरीका है, कोई प्रॉपर मेथड है ही नहीं। डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं कि बिजनेस की पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओनर की पर्सनल इंफॉर्मेशन बिजनेस में नहीं आएंगी, और बिजनेस की पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है वो ओनर की पर्सनल इंफॉर्मेशन में नहीं जाएंगी। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट वो डबल एंट्री सिस्टम का है, सिंगल एंट्री सिस्टम में ये कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे संभव है कि पर्सनल ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड हो जाए कैश बुक में, तो ये भी फीचर है इसकी। बाकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक सिस्टम एंड देयर अकाउंट्स आर कंपेरेबल, ये इसकी फीचर नहीं है, ये रॉन्ग है। दरअसल जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं सिंगल एंट्री सिस्टम जब यूज करती हैं तो वो सब अलग अलग तरीके अपनाती हैं, उनका कोई एक तरीका नहीं होता है, और इसलिए उनके अकाउंट्स कंपेरेबल नहीं रहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में ही ऐसा संभव होता है कि अकाउंट्स कंपेरेबल हो सकते हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम जो संस्थाएं अपनाती हैं वो लगभग सभी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती हैं, तो एक जैसे अकाउंट्स उनके बन जाते हैं। तो डी इसका सही जवाब हो गया, ये इसकी फीचर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सम बिजनेसमैन कीप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब ये कह रहे हैं कि कुछ बिजनेसमैन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखते हैं, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम अपनाते हैं इन कारणों से। तो ये चार कारण दिए हैं, आप इनको पढ़ें और देखें इनमें से कौन सा इसका सही जवाब है। तो ऑप्शंस में आप चेक कर लें, हिंदी में भी पढ़ लें और तब देखें इसका सही जवाब कौन सा है, फिर इसके बाद इसका सही जवाब हम डिस्कस करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी वो कारण है जिसकी वजह से जो बिजनेसमैन होते हैं, आमतौर पे स्मॉल बिजनेसमैन, वो इस मेथड को अपनाते हैं, इस तरीके को। तो उसका क्या है कारण, इन चारों कारणों को एक बार पढ़ लेते हैं। दिस सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय पीपल हु डू नॉट हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो छोटे बिजनेसमैन आमतौर पे उनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं होती है, तो वो आसानी के लिए ये तरीका अपना लेते हैं। नेक्स्ट है, इट इज एन इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड, ये एक कम खर्चीला तरीका है। कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इज लो एज स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंट्स आर नॉट अपॉइंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो कॉस्ट इसमें पड़ती है वो कम रहती है, क्योंकि इनको अकाउंट्स के स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, क्योंकि वो तरीका है कि जो अच्छा लगे वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, उस हिसाब से रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट कहा जाता है। नेक्स्ट है, टाइम कंज्यूम्ड
in maintaining records is less as only a few books are maintained, क्योंकि इसमें सारी बुक बनानी नहीं होती हैं, जो रिक्वायर्ड होती हैं जैसे कैश बुक बना ली, डेटर्स की बना लेंगे, क्रेडिटर्स के रिकॉर्ड रख लेंगे, तो आमतौर पे कम बुक इसमें बनती हैं, तो समय भी कम लगता है। नेक्स्ट है, इट इज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एज द ओनर में रिकॉर्ड ओनली इंपोर्टेंट ट्रांजेक्शंस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बिजनेस। ये एक कन्वीनियंट मोड है रिकॉर्ड रखने का, यानी कि सुविधाजनक तरीका है, क्योंकि ओनर उन चीजों को रिकॉर्ड कर लेगा जो उसको लगता है कि ये उसके लिए महत्वपूर्ण है, उसके बिजनेस के लिए। तो इसलिए ये कारण है जिनकी वजह से ये सिस्टम अपना लिया जाता है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यूज करते हैं बिजनेसमैन। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो अब ये कुछ लिमिटेशंस दिए और हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम की लिमिटेशन नहीं है। आप हिंदी में भी पॉज करके पढ़ लें जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, फिर देखें इसका कौन सा सही जवाब है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप अपने हिसाब से पॉज करके देख लें, पढ़ लें, फिर चेक कराते हैं इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें कहा गया करेक्ट एसर्टेनमेंट इन एवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन कैन बी मेड। तो ये संभव नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम एस्टिमेट्स के सहारे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पता लगाते हैं या फाइनेंशियल रिजल्ट्स का पता लगाते हैं, जिनको कि करेक्ट हम नहीं कह सकते हैं, वो करेक्ट नहीं रहते हैं, इनकरेक्ट होते हैं, बस नियर टू करेक्ट हो सकते हैं। और बाकी जो चीजें हैं ये इसकी लिमिटेशन है। तो ये लिमिटेशन नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तब तो बेनिफिट हो जाएगा कि हमें कम खर्चे में, कम पैसे में, कम समय में करेक्ट एसर्टेनमेंट अगर होने लग जाए तब तो ये तो मेरिट बन जाएगा। तो ये इसकी लिमिटेशन नहीं है। बाकी इसकी लिमिटेशन है, जैसे फर्स्ट है एज डबल एंट्री सिस्टम इज नॉट फॉलोड, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता है। अ ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट कैन नॉट बी इंश्योर्ड। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता नहीं है तो ट्रायल बैलेंस बन नहीं सकता है और इससे अकाउंट्स में एक्यूरेसी नहीं रहेगी। तो ये एक लिमिटेशन है इस सिस्टम की, इसलिए लोग डबल एंट्री सिस्टम अपनाते हैं। फिर सेकंड सी जो है ये भी लिमिटेशन है, तो इसको देखते हैं कैसे है लिमिटेशन। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सोल्वेंसी ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी डन। ये इस सिस्टम के माध्यम से हम प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सोल्वेंसी का एनालिसिस भी नहीं कर सकते हैं। This may cause a problem in raising funds from outsiders and planning future business activities. तो ये इन सब में हमारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि हम एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे तो हम फंड्स नहीं ले पाएंगे बाहर से, प्लान नहीं कर पाएंगे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट है द ओनर्स फेस ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइलिंग एन इंश्योरेंस क्लेम विद एन इंश्योरेंस कंपनी इन केस ऑफ लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय फायर और थेफ्ट। अगर फायर या थेफ्ट से कोई नुकसान हो जाए तो हम इंश्योरेंस कंपनी से भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इन अकाउंट्स को मानेगी ही नहीं। तो इसलिए ये तीनों इसकी लिमिटेशन है और बी इसकी लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नीड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज टू डिस्क्लोज। इसमें कहा गया है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता होती है, ये डिस्क्लोज करने के लिए, यानी कि ये दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, इस बात का पता लगाने के लिए। तो गिवन ऑप्शंस या इसका खुलासा करने के लिए, तो गिवन ऑप्शंस में से चेक करें कौन सा इसका सही जवाब है। अलग अलग कोड दिए हैं, दो स्टेटमेंट दिए हैं, इनको पढ़ें और चेक करें कौन सा सही है, उसके बाद हम इसका सही जवाब बताएंगे और उसका एनालाइज भी करेंगे, उसको डिस्कस भी करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ये दोनों ही सही हैं, यानी कि ये दोनों ही कारण हैं जिसकी वजह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L, बैलेंस शीट दोनों शामिल रहते हैं। पहला है द प्रॉफिट मेड और लॉस सस्टेन्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। एक निश्चित अवधि के दौरान हम ये जानना चाहते हैं कि फर्म का प्रॉफिट या लॉस कितना है, इसको हम इनकम स्टेटमेंट्स बना करके जानते हैं। सेकंड है अमाउंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एज एट द क्लोजिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, जिस अवधि के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं, उस अवधि के लास्ट में हम ये भी जानना चाहते हैं
कि हमारे एसेट और लायबिलिटी कितने हैं जिसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये दोनों ही कारण हैं जिनकी वजह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। फिर से दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको कंसीडर करना है, पढ़ना है और फिर इसका सही जवाब देना है। इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 and 2 बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों ही इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द बिगिनिंग एंड एज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कॉल्ड कन्वर्जन मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करना साल के शुरू का भी और साल के लास्ट का भी, दोनों समय का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेना। और इसके माध्यम से जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम में या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम में प्रॉफिट या लॉस जानना चाहते हैं फर्म का, तो ये कौन सा मेथड होता है। दरअसल जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें दो सिस्टम होते हैं, दो तरीके होते हैं जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जान सकते हैं, किसी संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं। एक होता है कन्वर्जन मेथड और दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड को नेटवर्थ मेथड भी कहते हैं। तो ये जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है कि प्रिपेयर करना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बिगिनिंग के और एंड के, और फिर उनके माध्यम से हम प्रॉफिट जान पाते हैं, क्योंकि साल के शुरू का जो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे हम, तो साल के शुरू की कैपिटल पता चल जाती है उससे, और लास्ट का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने से हमें लास्ट की कैपिटल पता चल जाती है। दोनों कैपिटल का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट या लॉस जानने में हमारी मदद करता है। तो ये जो मेथड होता है जिसकी बात हो रही है, इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड या नेटवर्थ मेथड कहते हैं। और नीचे जो कहा गया, प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन बैलेंस शीट बाय पुटिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर, यानी कि जो अधूरी जानकारी है उसी को प्रॉपर तरीके से रखते हैं, सेट करते हैं। कुछ हिडन इंफॉर्मेशन होती है उनको ढूंढते हैं, उनको एस्टिमेट करते हैं, आइडिया लगाते हैं, फोरकास्ट करते हैं, और फिर उनके आधार पे हम फाइनली ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट भी बनाते हैं और बैलेंस शीट भी बनाते हैं। जब ऐसा करते हैं तो इसको कहते हैं कन्वर्जन मेथड, क्योंकि हम सिंगल एंट्रीज को कन्वर्ज कर रहे होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। तो ये इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये इसकी है और ये इसमें जो एक्सप्लेनेशन दी है वो इसकी है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अगेन दो स्टेटमेंट्स हैं, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। एक असर्शन है और दूसरा उसका रीजन है। असर्शन और रीजन दोनों को पढ़ें और उसके बाद देखें कौन सा इनमें से सही जवाब है। आप हिंदी में भी इनको पढ़ सकते हैं, पॉज करके अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप पढ़ें, देखें और फिर बताएं कौन सा इसमें से सही जवाब है। उसके बाद हम सही जवाब बताते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों ही सही हैं और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। तो पढ़ते हैं ऐसा क्यों है। पहला असर्शन क्या है, कथन ये है कि अ बैलेंस शीट इज मोर रिलायबल देन ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एक बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से ज्यादा रिलायबल होती है। अब इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं जिनको इसकी जानकारी नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं, उस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के केस में जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके आधार पे हम एसेट्स को और लायबिलिटीज को एक तरफ कर लेते हैं, एसेट एक तरफ और लायबिलिटीज दूसरी तरफ। ऐसा करने से हमारे पास बैलेंस शीट जैसी सिचुएशन बन जाती है कि एक तरफ एसेट और दूसरी तरफ लायबिलिटी। फिर उसके बाद टोटल ऑफ एसेट में से टोटल ऑफ लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, तो वो जो फिगर आएगी वो कैपिटल बन जाती है। इस तरह हमारे सामने एक तरीके से बैलेंस शीट जैसा ही एक स्टेटमेंट बन जाता है, बट इसको बैलेंस शीट नहीं बोल सकते हैं। उसका कारण ये है कि बैलेंस शीट में हर चीज जो होती है वो प्रॉपर रिकॉर्ड होने के बाद लिखी जाती है, लेकिन इसमें हम कई चीजों का अंदाजा लगाते हैं तब लिखते हैं, तो ये सटीक नहीं होती है, एक्यूरेट नहीं होती है। इसलिए इसको बैलेंस शीट नहीं बोल करके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोला जाता है और ये बनाया जाता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के केस में। जबकि डबल एंट्री सिस्टम के केस में हम पूरी तरह से जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में हर चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड आ जाता है, बैलेंस आ जाता है। जो बैलेंस आ जाता है उसको हम बैलेंस शीट में रखते हैं, एसेट के एसेट में, लायबिलिटीज के लायबिलिटीज में, तब बैलेंस शीट बनती है। तो ये कह रहे हैं कि बैलेंस शीट ज्यादा रिलायबल है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से, तो सही बात है। अब रीजन उन्होंने दिया है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स,
ये सही बात है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बनता है, वेयर मोस्ट ऑफ द एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टीमेट, जहां पे ज्यादातर एसेट को हम एस्टीमेट के आधार पर रिकॉर्ड करते हैं, एज कंपेयर टू अ बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट के कंपैरिजन में, विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। जबकि बैलेंस शीट जो होती है, अगर उसको कंपैरिजन करें तो फिर वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बुक कीपिंग अपनाते हैं और वहां से जो रिकॉर्ड आते हैं उनसे बैलेंस शीट बनाते हैं। तो वास्तव में बैलेंस शीट, ये सही बात है, ये कथन इस बात को सिद्ध करता है कि बैलेंस शीट ज्यादा रिलायबल होगी। तो इसलिए बी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमें मैच करना है इंफॉर्मेशंस को। तो पढ़े, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। दो लिस्ट दी है, आपको मैच करना है दोनों लिस्ट के आइटम्स को। तो आप पढ़ें, देखें, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और फिर चेक करें इनमें से कौन सा इसका सही मैच बनता है। ये कोड है ABCD, इनमें से देखें कौन सा सही कॉम्बिनेशन बैठ रहा है इसका। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है इसका वो है ऑप्शन बी, और इसको आप मिला के देखें। दरअसल इनका मैं मीनिंग भी बता देता हूं, ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा आपका। लगभग सारी चीजें जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसकी महत्वपूर्ण सारी चीजें इसमें डिस्कस हो चुकी हैं 9 क्वेश्चंस के माध्यम से। इसमें जो हम बात कर रहे थे कि कन्वर्जन मेथड जो होता है उसमें हम ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सारे आइटम चाहिए, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होते हैं, सारे आइटम होते नहीं है। तो जो आइटम नहीं होते हैं उनके लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे लेजर में अकाउंट बनते हैं, और वैसे अकाउंट बना करके हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो उनमें लिखते हैं, और कोई एक आध इंफॉर्मेशन जो मिसिंग होती है वो वहां पे मिल जाती है बैलेंसिंग आइटम के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, जब हम टोटल डेटर अकाउंट बनाएंगे, और अगर टोटल डेटर्स अकाउंट में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि साल के शुरू में क्या डेटर थे, साल के लास्ट में क्या डेटर है, क्योंकि आमतौर पे हम डेटर्स का रिकॉर्ड रखते हैं। इसके अलावा टोटल डेटर से हमें अगर ये भी पता चल जाए कि साल के दौरान डेटर्स से कितना कैश हमें मिल चुका है, तो आप देखिए साल के शुरू के डेटर हमें पता चल गए, कितना कैश उनसे मिल गया ये पता चल गया, लास्ट में कितने ये पता चल गया। इसके अलावा अगर अन्य कोई जानकारी हो कि बेट डूब गए हैं, कुछ बेड डेट्स हो गए हैं, तो वो अलग चीज है। वो सब मिलाते हुए आपके पास आमतौर पे जो क्रेडिट सेल की कंप्लीट जानकारी होती नहीं है, तो ये बनाने से हमें क्रेडिट सेल की जानकारी मिल जाती है। ठीक वैसे ही टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं तो हमें क्रेडिट परचेज का पता चल जाता है, क्योंकि साल के शुरू के क्रेडिटर हमें पता हो सकता है, ये आमतौर पे लिखते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम वाला भी याद रखता है शुरू में कितने लेनदार थे मेरे, साल के लास्ट में कितने लेनदार हैं, कितना पैसा मैंने किसी को दे दिया था। तो जो बैलेंसिंग है वो हमें बता देगी क्रेडिट सेल कितना है। ओपनिंग कैपिटल के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मतलब बैलेंस शीट, जैसा अभी बताया था बैलेंस शीट ही होता है, बस इसको बैलेंस शीट बोलते नहीं है क्योंकि ये एस्टिमेटेड फिगर्स पे बना होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर साल के शुरू का बनाएंगे तो एसेट लायबिलिटी लिखते हैं, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो साल के शुरू की कैपिटल आ जाएगी हमारे पास। लास्ट का बनाएंगे तो लास्ट की कैपिटल पता चल जाएगी। और जो बिल्स पेबल अकाउंट अगर हम बनाएंगे बिल्स पेबल अकाउंट, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने बिल्स पेबल एक्सेप्ट हुए हैं। तो इस तरीके से हम फिगर्स को ढूंढ लेते हैं। तो बी इसका सही जवाब हुआ, इनको मैच करके देखें। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो पीजीटी कॉमर्स प्रिपरेशन गाइड में एक्सरसाइज में दिए हैं, और इनका सीक्वेंस वही मिलेगा जो अब तक वीडियो बन चुके हैं, क्योंकि अब तक 49 वीडियोस बन चुके हैं और उनमें 1358 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बाकी 1359 से अब स्टार्ट इसमें करेंगे जो क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इस टॉपिक के रिवीजन के लिए हमने नए क्वेश्चन कुछ फ्रेम करके टॉपिक को रिवाइज करवा दिया है, और इसके बाद अब जो बुक के क्वेश्चन है उसी सीरियल में हम फिर से बढ़ते हैं आगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज नोन एज। स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन के लिए जो बनाया गया हो इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, उसको क्या कहते हैं? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नेक्स्ट, a firm had a capital balance of rupees 1 lakh at the beginning. At the end of the year, the firm had
total assets rupees 1,50,000, total liabilities rupees 70,000. If the total withdrawals during the period were rupees 30,000, what was the amount of net profit या net loss for the year? तो इस क्वेश्चन में जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड से ये कैलकुलेशन करनी है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अकॉर्डिंग हमें ओपनिंग का कैपिटल बैलेंस इन्होंने दिया हुआ है, तो ओपनिंग की कैपिटल है हमारे पास, क्लोजिंग की कैपिटल हमको निकालनी होगी और उसका तरीका है, क्योंकि इन्होंने क्लोजिंग के एट द ईयर एंड के टोटल एसेट भी दे रखे हैं, टोटल लायबिलिटी भी दे रखे हैं। एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमें कैपिटल पता चल जाएगी क्लोजिंग की। तो 1,50,000 से 70,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 80,000 रुपीज। तो जो 80,000 रुपीज है ये आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे लिख लेते हैं हम 80,000 रुपीज। 80,000 रुपीज क्लोजिंग कैपिटल आ गए। ओपनिंग की कैपिटल 1 लाख है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ और भी बताया हुआ है कि विड्रॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड इन्होंने ड्रॉइंग के करे थे साल के दौरान 30,000 रुपए। ये 30,000 रुपए इस क्लोजिंग कैपिटल में हम ऐड कर देंगे 30,000। ये क्यों ऐड कर देंगे इसका कारण मैं बताता हूं कि देखिए क्लोजिंग में हमारी कैपिटल 80,000 अभी है वर्तमान सिचुएशन में, जब ये 30,000 रुपए विड्रॉ कर चुके हैं। अगर इसने ये विड्रॉ नहीं किए होते 30,000 रुपए तो ये कैपिटल आज 80 की बजाय 30,000 ज्यादा होती। यही कारण है कि 30,000 हम जोड़ देंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि अगर ड्राइंग नहीं करे होते तो हमारी जो कैपिटल रहती वो 1,10,000 होती केवल बिजनेस एक्टिविटीज से। तो बिजनेस एक्टिविटीज से हमारी कैपिटल 110 होती। अब ओपनिंग की कैपिटल हमें यहाँ पे दी हुई है 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज साल के स्टार्टिंग में हमारे पास थे, जो कि अब हमारे 1,10,000 हो गए। इसका मतलब हमने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज से बढ़ाए और कितने रुपए बढ़ाए 10,000। तो 10,000 जो है ये प्रॉफिट हो गया। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस अंडर इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज शोन थ्रू। एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के केस में किस स्टेटमेंट के माध्यम से दिखाई जाएगी? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है जेन्स ओपनिंग कैपिटल वाज रुपीज 2,80,000, क्लोजिंग कैपिटल वाज 4 लाख। तो ओपनिंग की कैपिटल भी बता रखी है, क्लोजिंग की कैपिटल भी बता रखी है। ड्यूरिंग द ईयर ही इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। साल के दौरान उसने 1 लाख रुपए अतिरिक्त पूंजी लगाई। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 80,000 और उसने 80,000 रुपए का प्रॉफिट भी अर्न किया। अब हमें पूछा गया है कि हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर, तो उसके ड्राइंग साल के दौरान कितने थे? तो इसका तरीका है, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास है 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपीज यहाँ पे लिख लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल और इसको एडजस्ट करते हैं कि जो चेंजेस हुए हैं अगर ये ना होते तो एडजस्टमेंट का होता है कि ड्यूरिंग द ईयर उसने इंट्रोड्यूस किए 1 लाख रुपए, तो इंट्रोड्यूस करने से ये कैपिटल बढ़ गई होगी। अगर ये इंट्रोड्यूस नहीं करते तो हम क्या करेंगे, 1 लाख हटा देंगे इसमें से ताकि ये इम्पैक्ट इसका खत्म हो जाए। तो 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा है कि उन्होंने 80,000 रुपए का प्रॉफिट भी अर्न किया। प्रॉफिट अर्न किया तो इससे भी वर्थ बढ़ती है बिजनेस की। अगर मान लो ये प्रॉफिट नहीं किया होता तो ये 80,000 ये भी नहीं होते। तो कुल मिलाकर के 4 लाख में से हम 1 लाख और 80,000 दोनों घटा देंगे तो ये कितना रह जाएगा? तो ये रह जाएगा 4 लाख में से 1 3 लाख, 3 लाख में से 80 गया तो 2,20,000, यानी कि 2,20,000 रुपए। इसको बोलते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल 220। अब ये कह रहे हैं ओपनिंग में इनकी कैपिटल थी 280, तो इसका मतलब फिर कैसे घट गई है कैपिटल? इसका मतलब जो बैलेंस है इन्होंने ये ड्राइंग कर लिए हैं, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी है ही, बताया हुआ है बिजनेस में, एडिशनल कैपिटल बताई हुई है, तो इन्होंने ड्राइंग किए हैं। टोटल 280 में से 220 लेस कर देंगे 60,000 के, इसलिए ए इसका सही जवाब हो जाएगा रुपीज 60,000। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है फाइंड आउट द क्रेडिट परचेजेज विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करनी है। कैश परचेज दिया है, कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है। तो क्रेडिट परचेज, अब क्रेडिट परचेज निकालने का एक तरीका होता है कि हम टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएं, लेकिन वो तभी पॉसिबल होता है जब ओपनिंग के और क्लोजिंग के क्रेडिटर दे रखे हों। तो अब दूसरा तरीका हमारे पास है, यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग हम दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास परचेज इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसका कारण ये है कि इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, और हमें जो सेल की इंफॉर्मेशन दे रखी है और ग्रॉस प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो इससे हम कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर में परचेज निकल आएगा। आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे, हमें इस क्वेश्चन में दिया है कैश सेल 12,000 और क्रेडिट सेल 18,000। इसका मतलब जो टोटल सेल है वो 30,000 रुपीज है। तो 30,000 तो हो गई टोटल सेल। अब हम इससे कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? इन्होंने बताया हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, यानी कि अगर कॉस्ट 100 है तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20 है। अब अगर कॉस्ट 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट 20 है, तो इसका मतलब जो सेल है वो 120 है। अब 120 रिलेटिव वैल्यू है सेल की, और सेल की वैल्यू हमें यहाँ 30,000 दे रखी है। तो इससे हमें कॉस्ट अगर निकालना हो तो कॉस्ट की रिलेटिव वैल्यू ऊपर रखेंगे और जो सेल जिसको हम बेस मान रहे हैं इसकी रिलेटिव वैल्यू को नीचे रखेंगे। तो ये हो जाएगी 120। अब इससे कॉस्ट ऑफ सेल निकल आएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल सबसे पहले कैलकुलेट कर लें कितना आ जाता है। ये 2 5 10, ये 2 6 12, 6 से 5 टाइम चला जाएगा और 5 से 5 मल्टीप्लाई होकर के 25,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब 25,000 रुपीज जो है ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। अब जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं। डायरेक्ट में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अमाउंट्स लिख रहा हूं यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ सेल बराबर 25,000। अब कॉस्ट ऑफ सेल का जो फॉर्मूला होता है वो है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने 2750, तो हम लिख देंगे 2750। इसके बाद ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक में परचेजेज। तो परचेजेज हमें कैलकुलेट ही करना है, यहाँ पे ये पी लिख दिया हमने परचेजेज। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में है नहीं तो वो इग्नोर कर दिए जाएंगे, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है उसको माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है क्वेश्चन में 3,500। इसको कैलकुलेट करके हमारे पास परचेज की वैल्यू आ जाएगी। परचेज की वैल्यू आ जाएगी 25,000 रुपीज में से ये 2750 और 3500 इधर चले जाएंगे। तो ये परचेज को अगर हम यहाँ पे लिख लें और 25,000 को दूसरी साइड मान लें उनको रेसिप्रोकेट, तो क्या होगा 25,000 में, यानी कि ये साइड है, बस ये यूं समझ लिए ये साइड तो हमने एक्सचेंज कर दी है, अदरवाइज ये इधर का है, उससे कोई प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा। 25,000 रुपीज में 2750 होगा माइनस, तो 2750 इससे माइनस करेंगे और 3500 होगा प्लस, तो 3500 प्लस करेंगे। आप ये समझ लीजिए अगर कंफ्यूजन है तो इसको हम इधर ले गए और इसको भी इधर ले गए, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। बाद में फिर हमने ये इस साइड में लिख लिए हैं। तो अब इसको कैलकुलेट करें और परचेज की वैल्यू आएगी हमारे पास, टोटल परचेज की वैल्यू यहाँ पे ऐसा करने से। तो ये आ जाएगा, इसको एडजस्ट करेंगे तो 25,750 रुपया, 25,750। ये टोटल परचेज आई है। अभी हमें क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने क्रेडिट परचेज और कैश परचेज गिवन है। तो टोटल परचेज में से अब हम क्रेडिट परचेज निकालने के लिए कैश परचेज माइनस कर देंगे। तो कैश परचेज दिया है हमें यहाँ पे 25,750 में से 25,750 में से कैश परचेज के 5,000 माइनस कर देंगे। ये 5,000 गिवन है कैश परचेज, तो ये माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अब 25 में से 5 माइनस के 20,750। तो डी इसका सही जवाब आ जाएगा 20,750। नेक्स्ट देखेंगे,
अंडर द नेट वर्थ मेथड, नेट वर्थ मेथड के अंतर्गत प्रॉफिट या लॉस इज एसर्टेन्ड बाय डिफरेंस बिटवीन, नेटवर्थ मेथड के तहत प्रॉफिट और लॉस किन दो चीजों के डिफरेंस के आधार पे निकाल लिया जाता है। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब बताएं। ये सब तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कैपिटल ऑन 2 डेट्स, 2 डेट की कैपिटल, ओपनिंग डेट की और क्लोजिंग डेट का जो डिफरेंस आ जाएगा वही प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इफ ओपनिंग कैपिटल इज ₹60,000, drawings 5,000, capital introduced during the period 10,000, closing capital 90,000, value of profit earned during the period will be, तो प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो क्या होगी साल के दौरान। अगेन हम इसमें क्या करेंगे, जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें एडजस्टमेंट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल है 90,000, एडजस्टमेंट क्या होती है कि जिन चीजों से बढ़ी हुई है वो इसमें से घटा देंगे और जिन चीजों से घट गई होगी उनको इसमें जोड़ देंगे, तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है और उसका डिफरेंस देख लेते हैं। फिर ओपनिंग कैपिटल से प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। सबसे पहले यहाँ दे रखे हैं उन्होंने ड्राइंग्स 5,000, तो ड्राइंग करने से कैपिटल कम हो जाती है हमेशा, तो हम क्या करेंगे इसमें कैपिटल के जोड़ देंगे कि अगर ड्राइंग नहीं किए होते तो ये 5,000 ज्यादा होती, ऐड कर दिए। इसके बाद दे रखा है उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से कैपिटल बढ़ती है, हम क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे एडजस्ट करने के लिए, तो 10,000 इसमें से माइनस कर देंगे। इसके बाद है बस ये हमारी एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे, 90 में से 10 गए 80 और 80 में 5 ऐड हो गए तो 85,000, दिस इज एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल 60,000 है तो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे कि साल के शुरू में हमारे पास 60 थे जो कि अब 85 हो गए, इसका मतलब 25 बढ़ गए, तो 25,000 रुपए जो है वो प्रॉफिट हो गया ड्यूरिंग द ईयर। बी इसका सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द एंडिंग बैलेंस ऑफ ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी का मतलब कैपिटल होता है, उसका एंडिंग बैलेंस यानी कि क्लोजिंग कैपिटल है 1,02,000, ड्यूरिंग द ईयर ओनर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹15,000, साल के दौरान ओनर ने कॉन्ट्रीब्यूट किए यानी कि इंट्रोड्यूस की एक्स्ट्रा कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, एंड विड्रू ₹6,000 और 6,000 रुपए ड्रॉइंग किया। इफ द फर्म हैड अ नेट इनकम ऑफ 13,000, अगर फर्म की नेट इनकम यानी कि नेट प्रॉफिट 13,000 है फॉर द ईयर, व्हाट वाज द बिगिनिंग ओनर्स इक्विटी, अब यहाँ पे हमें साल के स्टार्टिंग की कैपिटल निकालनी है, तो बस एडजस्ट करते चले जाएंगे। क्लोजिंग जो कैपिटल है वो 1,02,000 है, इसमें से वो सारी चीज ऐड कर देंगे जिससे ये बढ़ जाती है कैपिटल, और वो लेस कर देंगे इसमें हम वो चीजें ऐड कर देंगे जिनसे ये कम हो जाती है कैपिटल, और वो लेस करेंगे जिनसे बढ़ जाती है, यानी कि उल्टा कर देते हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर ओनर ने लगाए 15,000 रुपए, 15,000 लगाने से ये बड़ी होगी कैपिटल, हम इसमें से 15,000 रुपए माइनस कर देंगे, तो ओपनिंग कैपिटल की तरफ हम चले जाएंगे। इसने विड्रॉ किए 6,000, तो 6,000 से कम हो जाती है कैपिटल, हम इसको ऐड कर देंगे तो हम फिर से ओपनिंग कैपिटल की तरफ चल जाएंगे। इसके बाद इन्होंने दे रखी है हमें 13,000 इनकम, तो इनकम से भी कैपिटल अल्टीमेटली बढ़ जाती है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो इनकम का अमाउंट है, इनकम आपने देखा होगा कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल में जोड़ देते हैं जिससे क्लोजिंग कैपिटल बढ़ जाती है। अभी हम इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे ताकि ये भी एडजस्ट हो जाए और हम ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाएं। ऐसा करने से अब हम वापस चल के ओपनिंग कैपिटल पे फिर से पहुंच जाएंगे। तो 1,02,000 में इन सबको एडजस्ट कर देना है, 1,02,000 में 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,08,000, और 1,08,000 में से 15 और 13 यानी कि 28 माइनस करेंगे, 28 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो ये थे आज के एमसीक्यूज, अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। जितने भी वीडियोस आएंगे कंसेप्चुअल होंगे, काफी महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।